नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मंगेश यादव एक नौजवान, उसके एनकाउंटर की एक कहानी, जिस कहानी पर उत्तर प्रदेश यकीन नहीं कर रहा है। सरकार को पूरा यकीन है, क्योंकि सरकार ने जो किया है, सरकार को पता भी है उसने क्या किया। मैं इस चर्चा में सीधे इस एनकाउंटर पर आज एक बहुत महत्वपूर्ण चर्चा हम करेंगे और सीधा हम जोड़ेंगे अमिताभ ठाकुर जी को, जिनको उत्तर प्रदेश में जबरिया रिटायर्ड आईपीएस के रूप में लोग जानते हैं। आजाद अधिकार सेना अब वो बना चुके हैं। और जहां भी हक की बात आती है, शोषण और जो है उत्पीड़न की बात आती है, वहां पर अमिताभ ठाकुर खड़े नजर आते हैं। आप ये मामला इसलिए जोड़ना जरूरी था अमिताभ सर को, क्योंकि इस मामले में एक फोटो आई है और वो सबसे बेहतर तरीके से उस फोटो को जो है एनालाइज कर सकते हैं अमिताभ सर ही। फोटो कंट्रोल रूम दिखाइए। ये डीके शाही हैं, वही डीके शाही जिनको अब इनाम मिलना शुरू हो गया है। अभी सुल्तानपुर के कार्यक्रम में उनको सम्मानित भी किया गया है, जिन्होंने मंगेश यादव को एनकाउंटर करने वाली टीम को लीड किया। एसटीएफ के डिप्टी एसपी। पहली बार एक सामान्य पत्रकार की हैसियत से हम लोगों ने 2 ढाई दशक में बहुत सारे एनकाउंटर देखे, बहुत सारे एनकाउंटर देखे। एनकाउंटर करने वाली टीम, या जब ऐसे मामले में कोई टीम निकलती है तैयारी के साथ, तो बड़ी बेजोड़ तैयारी होती है। जूता होता है, बुलेट प्रूफ जैकेट होती है। ये लीडर को देखिए, ऐसे लग रहा है कि ड्राइंग रूम से, बेडरूम से निकले, हवाई चप्पल स्लीपर डाले और निकल पड़े। ये पैर में देखिए हवाई चप्पल है। हालांकि जब हंगामा 2 दिन से बढ़ा है, तो एक जांच के लिए, मजिस्ट्रेट जांच के लिए आदेश कर दिया गया है। लेकिन जांच तो अतीक में भी हुई, जांच मुख्तार में भी हुई। जांच तो जब हम ही जांच करने वाले हैं, हम ही चोर हैं, हम ही वकील हैं और हम ही जज हैं, तो फिर क्या जांच? सवाल उठाना नहीं चाहिए, ऐतराज होता है सरकार को, लेकिन उठाना जरूरी है। ये चप्पल में एनकाउंटर कैसे किया सर इन्होंने? देखिए सर, जो आपने कहा, मैं जितना समझ पाया हूं, मुझे इसमें एक किस्सा या इससे जुड़ा हुआ एक वाकया याद आया। जो दिवंगत हो गए हैं, अब मंत्री थे पूर्व में, पंडित सिंह जी गोंडा के थे। मैं उस समय एसपी गोंडा था। मुझे याद है, एक बार उन्होंने मुझे एक, संभवतः सही कहानी होगी, उन्होंने मुझे बताया था कि नवाबगंज थाना जो अयोध्या में ठीक सटा हुआ है, वहां पर जब वो बच्चे थे, लड़के थे, और जब उन्होंने थाना चौकी और ये सब शुरू किया था, उस समय उस दरोगा से उनकी अच्छी गुफ्तगू होती थी, अच्छा रास्ता था। तो उन्होंने एक बार, दरोगा ने उनको बुलाया कि आओ पंडित देखो, एनकाउंटर हुआ है। तो जब पंडित सिंह पहुंचे मौके पे एनकाउंटर देखने, तो उन्होंने देखा कि एनकाउंटर जहां कहा जा रहा है, वहां पर जो बंदूक लगाई गई है वो जंग लगी पुरानी बंदूक है। तो पंडित सिंह चूंकि बुद्धिमान और चालाक थे प्रारंभ से ही, उन्होंने कहा कि अरे दरोगा, एनकाउंटर तो सही किए हो, लेकिन ये जंग लगी बंदूक क्यों लगा दिए हो? इसमें तो तुरंत पकड़े जाओगे। तो दरोगा ने को भी लगा कि बात सही। उन्होंने कहा पंडित दौड़ के जाओ और सही बंदूक ले आओ। ऐसा उन्होंने मुझे स्टोरी सुनाई थी। अब वो दिवंगत हैं, इसीलिए मतलब वो इस बात का सही या गलत मैं कह रहा हूं उसको नहीं कहेंगे, लेकिन मैं अपनी ईमानदारी से ये कहानी बता रहा हूं। इस कहानी का उद्देश्य मेरा मात्र यह है कहने का कि जब यह होता है कि एनकाउंटर पूरी तरह से फ्रेम्ड, कुक्ड अप और हाथ में होता है, तब भय और चिंता लेश मात्र की होती है। जो भय और चिंता होती है उसको होती है जिसका जबह होने वाला होता है। सारा भय और सारी चिंता जिसको जबह होना है, जिसके ऊपर जाना है, उसके होता है। पुलिस वाले को कोई चिंता नहीं होती, क्योंकि वो सब कुछ अंडर कंट्रोल रहता है। आप तभी देखिए, उत्तर प्रदेश में एक लंबे समय से जहां असली एनकाउंटर हुआ, आपने कुछ दिन पहले, मुझे याद है, आगरा में था कि 2 दरोगा या एक दरोगा, एक सिपाही, उनके जो है यहाँ गोली लगी, बेचारे वो मतलब दिवंगत हुए। उससे कुछ पहले फिरोजाबाद में हुआ था। तो जहां, मैं स्पष्ट कहना चाहूंगा कि जहां कहीं भी असली एनकाउंटर्स हो रहे हैं, असली मतलब जिसको चांस बोलते हैं, एनकाउंटर मतलब होता है मुठभेड़, बस इत्तेफाक। जो इत्तेफाक फिल्म था राजेश खन्ना का, उसी तरह से इत्तेफाक हो गया। यहाँ कुछ भी इत्तेफाक नहीं है, यह तो प्रायोजित स्पॉन्सर्ड कार्यक्रम चल रहे हैं। और
एक बात सर। दूसरी बात कि इसके स्पॉन्सरर भी अब अजीब अजीब किस्म के हैं। यह मेरा आरोप है, इसको मैं सरल और मैं कहूं कि थोड़ा व्यंग्य की भाषा में कह रहा हूं, लेकिन मामला बहुत गंभीर है। स्पॉन्सरर्स कई हैं। एक श्रेणी स्पॉन्सरर तो मैं कहूंगा सरकार में ऊपर बैठे लोग हैं, उनका कहना है मुझे अतीक चाहिए। तो अब जो है गुर्गे निकलते हैं। ये समझ लीजिए जैसे फिल्मों में हम लोग देख रहे थे कि ऊंचे डॉन ने एक आदेश दिया, वह स्थिति मुझे दिखती है। उससे कहीं भयावह आदेश ऊपर से आ गया, नंबर 1 से जाके अतीक मुझे चाहिए। तो यह भी नहीं कहेंगे साहब अतीक तो पुलिस कस्टडी में है, आपको कैसे दे दूं इस समय। उनका वह है कि अतीक चाहिए तो अतीक चाहिए। अब नंबर X नंबर Y नंबर Z निकले, उन्होंने किसी और ठाए ठाए ठाए। समझ लीजिए कि वह पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस एक ऐसी अजीबो गरीब पुलिस बन गई आज की तारीख में, जो एक तरफ तो यह दावा करती है कि श्रेष्ठम अहम, हमसे अच्छा कोई नहीं है। एक तरफ अपने बारे में जो जो जुमले, जो जो मतलब बड़ी बड़ी बातें कि हम ही हम हैं, और दूसरी तरफ इसके लिए फॉर्मल अफसोस भी जाहिर नहीं करती कि हम इतने काहिल, इतने गए बीते हैं कि हमारे पुराने जैसे पूरे जो जो बिसात के बीच में तीन नए लड़के आके अतीक और उसके भाई को ठाए 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 मार जा सकते हैं, क्योंकि हम इतने गए बीते हैं। भाई तुम एक जगह रहो, तुम कहो कि तुम अव्वल नंबर 1 हो, सबसे ऊपर सबसे श्रेष्ठ है, तो फिर तो उसके लिए जिसने किया, और आप जान रहे हैं सर, चूंकि वह प्रायोजित था, अतः उसमें किसी दरोगा किसी सिपाही का बाल बांका भी नहीं हुआ, सब ऊपर से था। न किसी को सस्पेंड, न किसी को लाइन हाजिर, न किसी पर FIR, कुछ नहीं। टॉप से आदेश, मुझे अतीक चाहिए तो अतीक मिलेगा, मुझे जीवा चाहिए तो जीवा मिलेगा। और जीवा कहां मिला? जज के सामने। यह पहला समझता हूं, यह पहली सरकार है जिसे इस बात की शर्म नहीं है। अब हमारे जैसे आदमी को बोल रहा हूं कब क्या करते, ईश्वर मालिक है, लेकिन सच्चाई यह है कि अगर चाहिए जीवा तो जज के सामने ठोक दिया जाएगा। और आप देखेंगे सर, न तो जीवा केस में कभी भी पीछे बैकग्राउंड में कोई कार्रवाई हुई, कोई देखने नहीं गया। किसी ने कभी तक उसी अतीक जो मारा गया, अतीक से पहले जो एक हत्या हुई थी जिसको लेके सारा उपक्रम हुआ, उसमें आपने पूरा का पूरा कुनबा खोद डाला। अतीक की मौत में 3 के अलावा चौथा नाम नहीं आया। जीवा की मौत पे जो कथित व्यक्ति मौके पर था, दूसरा कोई नहीं आया। एचिफ की एक अकेला आदमी, जैसे नाथूराम गोडसे केस में भी पीछे से लोग आए, इसमें कोई नहीं आया। एक तनहा आदमी, एजिफ की कोई षड्यंत्र नहीं, कुछ नहीं, जबकि संभव नहीं। उसके विपरीत सर अब यह चाहिए तो यह चाहिए। तो सर यह एनकाउंटर्स जो हैं, वह भी एनकाउंटर थे, तो वह विद्रूप रूप में थे, यह इसमें श्रेय ले रहे हैं। लेकिन कुल मिला के सर एक ऐसा, मैं समझता हूं, हम लोग मुंबई पढ़ते थे, उससे कहीं अधिक भयावह और खतरनाक मेरी निगाह में इस समय उत्तर प्रदेश है, जहां पर जब जिसको चाहिएगा। अब उसके पिता कह रहे हैं, मैं सुन रहा था सर, राकेश यादव जो है उसके पिता कह रहे हैं कि हमारे बच्चे को 2 तारीख सोमवार को 2 सितंबर को दिन में 2 बजे उठाया है, और 5 को यानी 4/5 की रात में सर 5 तारीख को सुबह 3 बजे 4 बजे जो भी दिखाए होंगे, जो चप्पल जूता मोजा जो पहने हुए हैं DK शाही जी, इसको काम बना दिया। पिता सही कह रहे हैं उसके कि चूंकि उसका कोई माई बाप नहीं दिखा, कोई गार्जियन नहीं दिखा, हमने ठोक दिया सर। यह मेरी निगाह में सर, अब इससे ज्यादा और क्या हो सकता है। अब उनके सर लग्गू बज्जू हैं, चमचे हैं, हर कोई है। उस पर 50 मुकदमे, हम करें 500 मुकदमे हो सर, तो क्या 500 मुकदमे होंगे तो आपको जज की नियुक्ति मिल गई है। DK शाही को तो अभी तक किसी ने सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट के जज को भी सर जो है, सुप्रीम कोर्ट का जज भी सीधे नहीं किसी को डेथ पेनल्टी दे सकता है। कैसा सर, सोनाक्षी ने उस फिल्म में कहा था कि फला से डर नहीं लगता साहिब, फला से लगता है। जो दबंग में कहा था, तो अब वही हो गया है, जज से डर नहीं लगता साहिब, दरोगा जी से लगता है STF के, क्योंकि जज तो प्रक्रिया पालन करेंगे, कुछ रियायत की और राहत की रहेगी उम्मीद। ये जो DK शाही हैं, ये तो खड़े खड़े हमारा काम
लगा देंगे। तो सर मेरी निगाह में पूरा यही है। तो स्थिति बड़ी ये विस्फोटक हो चली है कि अब न्यायपालिका की जरूरत ही नहीं रह गई। न्यायपालिका को हालांकि क्या स्वतः संज्ञान हम लोग तो कहते हैं चर्चाओं में, हम ही लोग अपराध करते हैं कि स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। कौन लेगा स्वतः संज्ञान? हाई कोर्ट में कौन लेगा? बहुत सारे सवाल हैं, उन सवालों पे कहाँ जाएं। जब सवाल होते हैं तो फिर न्यायपालिका भी उसके दायरे में आती है। हम तो उंगली उठाते हैं। न्यायपालिका भी इस देश की जनता से ऊपर, उस संविधान से ऊपर नहीं है। न्यायपालिका को भी शक्ति उसी संविधान से ही मिलती है। संविधान से बड़ा न्यायपालिका थोड़ा ना हमारे भाई। अगर उठाएगा सवाल सर तो हमारा तुरंत गर्दन पकड़ लेते हैं। हाँ, लेकिन एक बात और भी इसमें बड़ा महत्वपूर्ण है। ये दर्शकों के लिए जानकारी के लिए बता दूं कि अभी कहा अमिताभ ठाकुर सर ने कि सुप्रीम कोर्ट के जज तो नहीं हुए हैं डीके शाही। डीके शाही नहीं हुए हैं, लेकिन उनकी पत्नी यूपी में महिला आयोग की सदस्य हो चुकी है। ये जरूरी है सब जानना। रितु शाही नाम है डीके शाही की पत्नी का नाम। गोरखपुर में भाजपा के महिला मोर्चा की कोषाध्यक्ष हैं ये। और अभी जब हाल फिलहाल में महिला आयोग में अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति हुई है, उसमें डीके शाही की पत्नी रितु शाही के लिए भी बड़ा ऑफर, मतलब बड़ा गिफ्ट सरकार की तरफ से मिला है और उनको भी महिला आयोग का सदस्य बनाया गया है। देवरिया के रहने वाले हैं शाही जी, पत्नी भाजपा में है, सक्रिय रूप से हैं, संगठन में कोषाध्यक्ष हैं गोरखपुर क्षेत्र में। और अब तो जो कहते हैं ना कि एक बत्ती, वो बत्ती भी मिल गई है राज्य महिला आयोग की सदस्य के रूप में। तो ये है डीके शाही और रितु शाही और योगी सरकार, इनके बीच का एक लिंक। ये सिर्फ जानकारी के लिए बता रहा हूं, इसको एनकाउंटर से मैं नहीं जोड़ रहा हूं। अब आगे आते हैं, सर जांच होगी, सरकार ने कहा है जांच होगी, बना दिया है कोई एक मजिस्ट्रेटियल जांच के लिए आदेश भी कर दिया। ये जांच ये क्यों, किस लिए? जांच तो हम लगातार देख रहे हैं। विकास दुबे जांच देखे, मुख्तार का जांच देखे, अतीक में जांच देखे। ये जांच का ढकोसला ड्रामा क्यों? ये मैं अपनी जिम्मेदारी पे कह रहा हूं, ढकोसला और ड्रामा, इसके सिवाय कुछ नहीं है। हम ही खेलेंगे, हम ही खेल बिगाड़ेंगे, हम ही अंपायर होंगे, हम ही बैटिंग करेंगे, हम ही बॉलिंग करेंगे, हम ही अंपायरिंग करेंगे, और थर्ड अंपायर को अगर जाएगा तो थर्ड अंपायर भी हम ही बनेंगे। तो क्या मतलब है इसका? सर मैं इसमें ये कहना चाहूंगा, और संभव जैसे इसी संदर्भ में, आज वाले भी संदर्भ में भी मैंने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को शिकायत भेजी है। मैंने उन तथ्यों का उल्लेख किया है, उसके पिता के बयान का उल्लेख किया है। ईमानदारी की बात तो यह है कि अगर जस्टिस है, या अगर मानवाधिकार आयोग जस्टिस देना चाहती है, मैं ये सीधा सवाल कर रहा हूं आयोग से, आपके माध्यम से, तो अकेला उसका बयान बहुत ही मौजू है, बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर वो 2 तारीख को उठाया गया और 4 तारीख को मरा पाया गया तो उस पर 500 क्रिमिनल हिस्ट्री हो, वो तो वो प्रश्न ही बेकार है कि आदमी अच्छा है कि बुरा है, अपराधी है कि क्या है। देखिए हमारा देश तो क्यों, मतलब हमारे देश का सम्मान हुआ, कसाब से बड़ा तो कोई हत्याभियुक्त नहीं माना जा सकता है। कसाब तक को भी सर हमारे देश ने अरेस्ट किया और एक फॉर्मल प्रक्रिया से गुजारा, एमिकस क्यूरी दिया उसको, सरकार ने एमिकस क्यूरी मुहैया किया। यह कहे कि भाई हमारे साथ ये, हमने इसके साथ इंसाफ नहीं किया, और उसके स्टेप बाय स्टेप सुप्रीम कोर्ट ने डेथ पेनल्टी अपहोल्ड किया। आपने डेथ पेनल्टी दिया, हमारे देश में डेथ पेनल्टी है, कई देशों में नहीं भी है सर, कई वेस्टर्न नेशंस में नहीं है। वो आप बड़े से बड़ा अपराध कीजिए, आप जान ही रहे हैं वहां पर मृत्युदंड नहीं देंगे, वहां आजीवन कारावास देंगे, 500 साल का दे देंगे, लेकिन मृत्युदंड नहीं देंगे। हमने उसको डेथ पेनल्टी दिया, वह तो था रूल ऑफ लॉ। तो जब अंतरराष्ट्रीय संदर्भ में रूल ऑफ लॉ का पालन किया गया तो देश की प्रतिष्ठा बढ़ी उस बात से। विकसित देशों में, जो मैं कहूंगा सम्मानित देशों में हुआ कि ये रूल ऑफ लॉ का पालन किया। आप अपने से जज, और जज भी सर क्या, आप इस बात को भली भांति जानते हैं सर, मैं भी जानता हूं कि यह सब पैसे पे बिके हुए लोग भी हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इनमें तमाम ऐसे लोग हैं एसटीएफ में, तो इसमें उसमें 10 लाख 20 लाख। मुझे एक सज्जन एसटीएफ में ही काम करते हैं, 3-4 दिन पहले ही मेरे पास आए थे। उन्होंने मुझे कहा कि वहां पर ये जो लिसनिंग वाला होता है सर, कुछ जो है
कुछ लोग अनऑफिशियली इलीगली लिसनिंग के लिए वहां रखे गए हैं, जो दिन भर लिसनिंग करते हैं। उसने मुझे मेथड भी बताया कि बिना रिकॉर्ड पे लाए लोगों की लिसनिंग हो जाती है और फिर वसूली होती है, गैंग निकलता है, वसूली करता है। वह अनरिकॉर्डेड लिसनिंग हो रही है, क्योंकि 7 दिन तक विभागीय जो प्रमुख होता है वह 7 दिन तक बिना सरकार के परमिशन के लिसनिंग ले सकता है, सरकार को लूप में लाए बिना। 7-7 दिन तक आप मान लीजिए कि हमारी है 7-7 दिन, वो बताया जा रहा है कि जो लिस्ट एक पूरा विंग है, और उस विंग के भी 2 हिस्से हो गए एसटीएफ में, एक ऑफिशियल हिस्सा है, एक नॉन ऑफिशियल हिस्सा है। यानी ऑफिशियल का तो मैंने रिकॉर्ड पे रखे हैं कि ये है, एक हिस्सा है जो एक्चुअल हिस्सा है, जो नॉन ऑफिशियल ऊपर से आया फला का लिस्निंग कर दो। मान लीजिए जो कि इनके पॉलिटिकल राइवल्स हैं, लंदफंद हैं, लिस्निंग पे है, कोई रिकॉर्ड नहीं है, न कल को आपको मिलेगा कहीं पे। यह भयावह स्थिति है, और यह सर हमें वहीं के, तो इसके बल पे एक्सटॉर्शन मुझे बताया गया है कि हाफ एनकाउंटर। अब हाफ एनकाउंटर से जब पांव में मारते तो उसको हाफ एनकाउंटर कहते हैं, पहले ये शब्द नहीं था। योगी जी ने मैं कहूंगा जनहित में इस शब्द का प्रयोग करवाया, हाफ एनकाउंटर, यानी पांव में गोली हाफ एनकाउंटर, सीने पे गोली फुल एनकाउंटर। इनके भी रेट्स हो गए हैं सर, बताए जा रहे हैं। और बार्गेनिंग भी होती है कि तुमको हाफ एनकाउंटर में 10 लाख लगेगा, फुल एनकाउंटर में तो खैर पैसा कोई नहीं देता है सर, कोई देगा कि मेरा फुल एनकाउंटर करो, पैसा मिलो, ऐसा तो कोई गधा नहीं है। लेकिन हाफ, फुल से हाफ में कन्वर्जन के लिए धनराशि है, यह स्थिति है सर। कैसे ही राम राज चल रहा है। आप तो मतलब, मैं तो खाली अभी डीके शाही का चप्पल देख रहा था, उस चप्पल से आपने भेजा खोल दिया हमारा। तो ये कैसे चल रहा है राम राज? ये मतलब बड़े आपत्तिजनक हो जाएगा, साहब नाराज हो जाएंगे महाराज जी। नहीं, लेकिन इससे तो सरकार प्रायोजित, अगर कहें हम सरकार प्रायोजित अराजकता, तो ये सरकार प्रायोजित अराजकता है उत्तर प्रदेश में। मेरी निगाह में तो यही है सर, मैं जितना समझा हूं। और क्योंकि यह बातें अब हर बात का, चूंकि जो सज्जन आए थे वह इंसाइडर थे, उन्होंने, मैं नाम मैंने नहीं बताया, नाम हम तभी लेते हैं जब ये हो। लेकिन उसने एसटीएफ के बारे में बातें बताई, बाकी बातें भी जो मैंने बताई वो तो आप जानते ही, अतीक का केस हम लोग सभी जानते हैं सर, वो जीवा का केस सभी जानते हैं। ये हम जानते हैं कि जीवा केस में कोई फर्दर इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ, अतीक केस में कोई फर्दर इन्वेस्टिगेशन, और जिसमें मन होता है उसमें कुछ भी कर देते हैं, बुलडोजर। ये मानिए कि जहां पर केवल, अब आप सर आप अच्छी तरह देख रहे हैं, केवल और केवल पॉलिटिकल रीजन से, और पॉलिटिकल में कास्ट और रिलीजन भी एक इंपॉर्टेंट, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कास्ट और रिलीजन एक नेचुरल पॉलिटिकल फैक्टर है। और यह नहीं मैं कहूंगा कि विपक्ष इससे बिल्कुल जो है मतलब बेदाग है, क्योंकि विपक्ष भी पॉलिटिक्स उसी की करता है, वह भी जाति की पॉलिटिक्स करता है, यह भी जाति और धर्म की करते हैं। लेकिन कुल मिला के अब पुलिसिंग जो है, पुलिसिंग ना होके जाति और धर्म और पॉलिटिक्स के नाम पर यह एक जो वितंडा और पुलिसिया राज बनाया जा रहा है, उसकी हो गई है। कब किसकी किस प्रकार से स्थिति बिगड़ जाए, मैं तो यह मानता हूं, और यह अनवरत यह सोचता हूं कि कब मेरे जैसे आदमी पर, जो कि कतई मतलब प्रिय नहीं हो सकता है अपने इन मैंने, मैं कहूँ जो बातें मैं कह देता हूं, तो हम लोग जैसे लोग तो कभी भी किसी भी तरह किसी भी रूप में हम पर कुछ भी हो सकता है। बड़ी स्थिति भयावह है। लेकिन एक बात आपने कहा, वाकई जातीय व्यवस्था, जाति और धर्म हमारे पॉलिटिक्स का हिस्सा है, चाहे सत्ता का दल हो, सत्ताधारी हो, विपक्ष हो। लेकिन जाति धर्म की राजनीति जानलेवा कम से कम नहीं थी, अब ये जानलेवा हो चली है। अब जिंदगी पर, मतलब आम आदमी के जान की कीमत पर सियासत होने लगी है, क्योंकि यादव है, मुसलमान है, ये देख करके अगर फैसले होने लगे। बुलडोजर पर अभी सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई, उस टिप्पणी के बाद भी कुछ लोगों की टिप्पणी, ए के शर्मा जैसे लोगों की आई कि नहीं, बुलडोजर चलता रहेगा। ये बुलडोजर का ही अगर राज है, विध्वंस का ही राज है, तो फिर कोई जरूरत नहीं है न्यायालयों की। और सवाल तब खड़ा होता है जब ये बुलडोजर, ये गोलियां सेटेलाइट से संचालित होने लगती हैं, कंट्रोल होती हैं। जिस दिशा में इनको बुलडोजर को भेजना है वो तय होता है, गोलियों की दिशा तय होने लगती है। एक खबर हमने चलाई थी, चलते चलते बस उसका जिक्र करूंगा। एम्बुलेंस में पहली बार सुना था
और उस खबर को सबसे पहले हमने चलाया था। एम्बुलेंस में पीछे मरणासन्न पति था, आखिरकार उसकी जान चली ही गई पति की, और आगे एम्बुलेंस में उस पत्नी की इज्जत लूटने की कोशिश एम्बुलेंस का ड्राइवर और उसका साथी कर रहे थे। छावनी में बड़ी घटना हुई और पुलिस ने उसको दौड़ाया, 0 एफआईआर तक नहीं हुई, जिसकी चर्चा बड़ा भारतीय दंड विधान और क्या-क्या नए कानून ले आए हैं, चर्चा करते हैं संसद में, तालियां बजवाते हैं। छावनी पुलिस ने अयोध्या के आगे छावनी 150 किलोमीटर दौड़ा दिया कि लखनऊ से एम्बुलेंस चली थी, वहां जाओ एफआईआर करवाने। 4 दिन बाद पता चला एक के टाइटल में आगे सिंह था, एक के टाइटल में आगे तिवारी था। इससे घृणित कुछ हो सकता था, लेकिन एम्बुलेंस का चक्का जाम था, तेल नहीं था, ड्राइवर छुट्टी पे था, नहीं निकली एम्बुलेंस, तो बुलडोजर नहीं निकला। बुलडोजर अब 21वीं सदी का है, अत्याधुनिक बुलडोजर है। वो जाति पहचानता है, वो धर्म पहचानता है, मजहब देख करके वो बुलडोजर मूव करता है। गोलियों का भी यही अब हाल हो चुका है। वो गोलियां जो निकलती हैं, वो गोलियां अपना दिशा देखती हैं, हाफ होना है या फुल होना है, अमिताभ सर की भाषा में वो हाफ और फुल, जाति धर्म रुपया पैसा सब देखती हैं। रुपए पैसे की भी बात अब आ गई कि फुल से हाफ, हाफ से फुल क्या होता है, कन्वर्जन भी इसका चल रहा है। खैर, राम ही मालिक है, जब राम राज है तो राम ही मालिक है। अमिताभ सर आपने वक्त दिया और ये चप्पल वाले एनकाउंटर पर चर्चा में आपने बहुत कुछ और भी बताया, धन्यवाद आपका। उत्तर प्रदेश का ईश्वर भला करे, इसी कामना के साथ इजाजत दीजिए, नमस्कार।